हेल्थ को ध्यान में रखते एक और ऑफ बीट टॉक पॉडकास्ट हम लोगों ने प्लान किया सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। 34.3 माय एफएम से मैं हूं आरजे नवनीत आपके साथ और ये है ऑफ बीट टॉक्स और मेरे साथ हैं डॉक्टर विपिन शर्मा जो कि हैं यूरो सर्जन। तो सबसे पहले सर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस फील्ड में और कितना अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। सो नवनीत, मैं डॉक्टर विपिन शर्मा, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, जिसे कॉमनली यूरो सर्जन भी कहा जाता है। तो बेसिकली हम लोग जो हैं वो जो यूरिनरी ट्रैक्ट की सर्जरीज होती हैं उससे डील करते हैं। सो मैं ऑलमोस्ट 6 ईयर से यूरो सर्जरी कर रहा हूँ जी। अकबर बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर पे एज ए कंसल्टेंट काम करता हूँ वहाँ पर मैं। मैंने रिकन्स्ट्रक्शन यूरोलॉजी में फेलोशिप किया है पूना से। रिकन्स्ट्रक्शन यूरोलॉजी एक सब स्पेशलिटी है जो कि यूरोलॉजी की मानी जाती है, इसमें रिकन्स्ट्रक्शन का काम किया जाता है। सबसे पहले स्टोन का प्रॉब्लम जब भी किसी को होता है तो उसके दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि क्या ये सिर्फ ऑपरेशन के थ्रू ट्रीट हो सकता है या एलोपैथी में कुछ ऐसी दवाई आ गई हैं जिसके थ्रू स्टोन को अंदर ही ख़त्म किया जा सकता है, क्रश किया जा सकता है। प्लीज़ बताएं इस बारे में। हमारे इंडियन सिनेरियो या ऑल ओवर सिनेरियो में जो स्टोन्स बनते हैं तो हमें पहले फॉर्मेशन जानना पड़ेगा किस चीज़ से बनता है। 99% जो हमारे स्टोन्स बनते हैं ये कैल्शियम स्टोन्स होते हैं और हमारी बोन्स वो भी कैल्शियम होती है। कैल्शियम हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जी। तो प्रैक्टिकली ऐसी कोई दवाई नहीं है जो सिर्फ स्टोन को जाके खत्म करे, क्योंकि अगर वो खत्म करेगी तो बाकी जगह कैल्शियम को भी खत्म करेगी। सो वी कैन प्रिवेंट, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय, वी कैन नॉट, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि इससे स्टोन बने ही ना। सो स्टोन बनने का जो मेन रीजंस होते हैं वो बेसिकली हमारी लाइफस्टाइल है, हमारा वर्क कल्चर है, हमारा रूटीन डे टू डे प्रैक्टिस है कि हम कैसे अपने लाइफ को जीते हैं। तो पहले के टाइम में हम लोग बहुत एक्सरसाइज करते थे, आजकल एक एक्सरसाइज का लेवल कम हो गया है। दूसरी चीज़ हमारा खाना पीना जो है वो एक इस तरह से होता है कि हम खाते तो है पानी नहीं पीते हैं। तो स्टोन बनने का सबसे बड़ा कारण जो इंडियन सिनेरियोज में है वो है पानी। खाने से स्टोन का कोई रिलेशनशिप इंडियन डाइट्स में नहीं है माना जाता। कम पानी पीना ही प्रॉब्लम, कम पानी पीना ही प्रॉब्लम है स्टोन्स का। और एक्सरसाइज है, अगर मैं 100 लोगों की सोनोग्राफी करवाता हूँ अपने चैम्बर्स में तो अराउंड 25 to 30 लोगों को 4 to 5 mm के स्टोन्स निकलते हैं अल्ट्रासाउंड में। तो मतलब कि ये वेरी कॉमन प्रॉब्लम है जो बन रहे हैं, लेकिन सबको सर्जरी की, सबको दवाई की आवश्यकता तो नहीं होती है, वो स्टोन्स अपने आप निकल जाते हैं। कैसे निकलते हैं? हम पानी पीते हैं तो किडनी का काम फिल्टर का जैसा होता है, हम पानी पियेंगे किडनी फिल्टर करेगी, वो स्टोन वॉश आउट हो जाएगा। हम एक्सरसाइज करेंगे, हमारा किडनी बॉडी पूरा मूव करेगा, वो छोटे स्टोन जो पॉकेट्स में पड़े हुए हैं किडनी के वो निकल जाते हैं। बट हमारी जो आजकल की लाइफस्टाइल है जिसमें हम दिन भर बैठे रह के काम करते हैं, एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, पानी कम पीते हैं, तो डेफिनेटली वो छोटे स्टोन्स भी धीरे धीरे बढ़कर भी बड़े हो जाते हैं। तो अब इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। छोटे स्टोन का कुछ नहीं करना है, 5-7 mm का स्टोन आपके यूरेटर में फंसा हुआ है, कुछ नहीं करना है, वो अपने आप विथ मेडिकेशंस और विथ लाइफस्टाइल चेंजेस निकल जाते हैं। लेकिन जब स्टोन बड़ा हो जाता है, जब स्टोन इतना बड़ा है कि वो दवाइयों से नहीं निकल सकता या किडनी में बड़ा स्टोन है तो, या फिर उसमें किडनी के साथ में इन्फेक्शन हो रहा है या किडनी में स्वेलिंग आ रहा है जिसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं, या फिर अनबियरेबल पेन हो रहा है पेशेंट को, तब उसमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। सर्जरी भी, स्टोन की सर्जरी आजकल बहुत एडवांस्ड हो गई है जिसमें कि लेजर की सर्जरी की जा सकती है और इवन किडनी के स्टोन्स भी पर यूरेथ्रल मतलब नीचे से एंडोस्कोपिक व्यू से लेजर के द्वारा किए जा सकते हैं, जिसे RIRS कहा जाता है जी। तो दिस इज़ द ट्रीटमेंट फॉर स्टोन नाउअडेज। तो ऐसा सबसे इम्पॉर्टेंट पानी है, अगर हम पानी अच्छे से पियेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे तो स्टोन कम बनेंगे तो जल्दी निकल जाएंगे, तो हमें स्टोन की प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेगी। सो यूरोलॉजिकल हेल्थ के लिए क्या खाएं जिससे हम फिट रह सकते हैं, क्या फ्रूट्स लें, बाकी सारी चीज़ों के बारे में प्लीज़ बताएं। सो जब यूरोलॉजिकल पेशेंट हमारे पास में आता है तो यही पूछता है, सबसे जो मेन कॉमन होता है, सर क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। हाँ। तो मैं हर पेशेंट को एडवाइस करता हूँ कि इंडियन डाइट्स से यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। नहीं खाने, नहीं पीने से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा। तो इम्पॉर्टेंट है पानी पिए, फ्रूट जूसेस पिए, खाना सब खाएं। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जब हम गूगल सर्च करते हैं कि हमारा रीनल स्टोन का पेशेंट हो गया, हमें क्या क्या नहीं खाना है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, लंबी लिस्ट होती है। पालक नहीं खाना है, टमाटर नहीं खाना है, ये नहीं पीना है, वो नहीं पीना है। सो इम्पॉर्टेंट, मैं क्या सोचता हूँ इस बारे में कि जितने भी हमारा लिटरेचर है जो गूगल पे या ऑनलाइन अवेलेबल है, सब वेस्टर्न कल्चर्स को लेकर लिखा गया है। वहाँ के कल्चर, वहाँ की स्टडीज़ को लिखा गया है। हमारे पास कोई अपनी इंडियन स्टडीज़ हैं बट इतनी फेमस नहीं है जो कि फ्रंट लाइन में हमें आगे दिखे। तो हमारे जो इंडियन डाइट्स है वो एक मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स होता है। हम दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं और सब मिक्सचर खाते हैं। हमारे स्पाइसेस होते हैं, हमारे मसाले होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। अगर हम फॉरेन कल्चर से उनकी बात देखें,
वो एक दिन चीज बनाते हैं, वो 2 से 3 दिन वही चीज खाते हैं राइट। सैलेड खाने लगते हैं टमाटर, वो 1-1 किलो टमाटर 3 दिन के अंदर खाते हैं, उतना ही खाते हैं। तब प्रॉब्लम्स होती हैं। हम टमाटर खाते हैं, हमारी सब्जी में या दाल में 1 टमाटर कटता है, पूरा परिवार खाता है, तो टमाटर खाने से स्टोन नहीं होगा हमारे यहाँ पे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं, हमारी डाइट बहुत अच्छी है, सिर्फ पानी ना पीने और एक्सरसाइज ना करने से ही हमारा मेन न्यूरोलॉजिकल हेल्थ है क्या प्रॉब्लम्स होता है। अगर हम देखें आपकी इस फील्ड को देखते हुए, वो ऐसी कौन सी 5 कॉमन प्रॉब्लम्स आप जनरली फेस करते हैं अपनी प्रैक्टिस के दौरान? तो हमारी फील्ड एक वाइड वैरायटी ऑफ पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं, लेकिन अगर हम ऑल टुगेदर एजेस को देखें तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस वो हमारे पास मोस्ट कॉमनली पेशेंट्स आते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में क्या होता है नवनीत कि पेशेंट हमारे जो कंप्लेंट्स होती हैं पेशेंट को, बर्निंग मिक्सचरेशन मतलब यूरिन में जलन होना, यूरिन बार बार होना, यूरिन करने में दर्द होना, स्पेशली रात में बार बार यूरिन करने जाना, कभी कभी जब इन्फेक्शन ऊपर किडनी इसमें होता है तो लॉइन पेन मतलब कि कमर के हिस्से में दर्द होना, बुखार आना, यूरिन में पस सेल्स आना, कल्चर में बैक्टीरिया ग्रोथ करना, ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे साथ में आती हैं। इसका बहुत आसानी से इलाज है कि अगर हम टाइमली डॉक्टर के पास जाते हैं वो दवाइयाँ देते हैं या आपको लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं, वो प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। सेकंड प्रॉब्लम्स आती है रीनल स्टोन की, जो हमने अभी भी डिस्कस किया। थर्ड प्रॉब्लम्स रीनल स्टोन्स के जो मेन सिम्टम्स हैं वो पेन के साथ में जनरली आते हैं या फिर इंसिडेंटली डिटेक्ट होते हैं, हम अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं किसी और चीज़ के लिए और हमें स्टोन मिल जाता है। नेक्स्ट थिंग आता है कैंसर्स, जो कि किडनी का कैंसर हो सकता है, ब्लैडर का हो सकता है, यूरेटर का हो सकता है, और टेस्टिस का कैंसर और प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है। जनरली ये कैंसर साइलेंट होते हैं। ब्लैडर का कैंसर ऐसा होता है जो ब्लीडिंग यूरेथ्रा मतलब कि यूरिन में खून आने के साथ में होता है। किडनी का कैंसर जनरली अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट होता है, सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं। टेस्टिस का कैंसर आप एग्जामिन करते हैं तो मालूम पड़ता है कि टेस्टिस में हैवीनेस लग रही है, टेस्टिस का साइज बढ़ रहा है या पेन हो रहा है, तो उसमें अल्ट्रासाउंड कराए या बॉडी में ब्लड टेस्ट कराए तो हमें मालूम पड़ता है। प्रोस्टेट कैंसर जनरली ओल्ड एज में होता है, जो कि स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, पीएसए का एक टेस्ट होता है जो कराना चाहिए उससे, और बाकी इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ता है। बट अच्छी चीज़ क्या है कि जो यूरोलॉजिकल कैंसर्स होते हैं दे आर गुड कैंसर्स, सो उनका मेडिसिन उपलब्ध हैं, उनकी सर्जरीज उपलब्ध हैं जो अच्छे क्योर रेट्स देती हैं और अच्छे से उनका किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है कि अर्ली डायग्नोसिस, अगर आपने अर्ली डायग्नोसिस किया है तो सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहती हैं। नेक्स्ट पेशेंट जो हमारे पास में आते हैं वो यंग कपल्स जो आते हैं वो इरेक्टाइल डिसफंक्शंस के लिए आते हैं, जिसमें या तो उनको लॉस ऑफ लिबिडो हो रहा है मतलब इच्छा खत्म हो रही है, या फिर उनको इरेक्शंस पुअर हो रहे हैं, या फिर उनको टाइमिंग का इशू होता है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर हम ओल्ड एज की तरफ जाते हैं तो मेल्स में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि यूरिन करने में परेशानी होती है, यूरिन करने में समय लगता है, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, रात में बार बार उठना पड़ता है। रात में बार बार उठने से मेरा मतलब है कि एटलीस्ट मिनिमम 2 बार से ज़्यादा उठना पड़ रहा है। एक बार आप और मैं भी उठते हैं, दैट इज़ नॉर्मल फॉर अस, उससे ज़्यादा उठना पड़ रहा है, आपको टाइम लग रहा है यूरिन करने में। आप पब्लिक टॉयलेट्स में जाते हैं, आप यूरिन कर रहे हैं, आपको समय लग रहा है, आपके साइड में कोई आया यूरिन करके चला गया, दैट मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है। देन यूरिन का फ्लो कम हो जाता है, दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ प्रोस्टेट। साथ में फीमेल्स में इस एज में या पोस्ट मेनोपॉजल ओल्ड एज में जो बोला जाता है वहाँ पे इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम होती है। इनकॉन्टिनेंस का मतलब है कि हम यूरिन होल्ड नहीं कर पाते हैं, यूरिन होल्ड नहीं कर पाते, थोड़ा यूरिन हमारा निकल जाता है, हम कोई सामान उठा रहे हैं हमारा थोड़ा फीमेल्स का यूरिन निकल जाता है, थोड़ी खांसी आती है वो निकल जाता है। तो ये वाले पेशेंट्स भी बहुत आते हैं हमारे पास में, स्पेशली फीमेल्स में ओल्ड एज में इन्फेक्शन के रेट्स भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे हार्मोन्स कम होने लगते हैं, हमारा नीचे का पेल्विक एरिया थोड़ा ड्राई हो जाता है, हार्मोन के कारण हमारा जो पेल्विक फ्लो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, तो दोनों इनकॉन्टिनेंस और इन्फेक्शन के रेट्स भी बढ़ जाते हैं। इतनी सारी चीज़ें आप रोज देखते हैं। लेकिन एक वर्ड आपने यूज़ किया इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये कितनी कॉमन प्रॉब्लम है आज की तारीख में, कि ये बहुत कॉमन है और इसका ट्रीटमेंट क्या है? नवनीत आप क्या सोचते हैं कितना कॉमन होगा ये? 10 में से बताऊं, 10 में से मैं जैसे एक तुक्का मारना चाहूँगा, 3 या 4। हाँ, तो 10 में से 3 यानी 100 में से 33 to 40, तो इतना कॉमन है। स्टडीज़ हैं जिसमें कहा जाता है कि अराउंड 33% ऑफ मेल इन हिज फुल फर्टाइल पीरियड और फुल लाइफ टाइम पीरियड एक ना एक बार इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम से गुजरता है, और 10% में ये प्रॉब्लम फ्रिक्वेंट होती है, सीरियस होती है, जिसके लिए कुछ इंटरवेंशन करने की आवश्यकता होती है। तो इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन पेशेंट्स हमारे पास कम आते हैं। क्यों? शायद शर्माते हैं। शर्माते हैं।
सिंपल सी बात है, जब हमारे हार्ट में प्रॉब्लम होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसका इलाज करवाते हैं। हमें बुखार आता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं। हमें वीकनेस लगती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सलाइन चढ़वाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं। जब हमें वहाँ वीकनेस लग रही है तो हम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते हैं? ये सोशल टैबूज हैं, उसके कारण ये हो रहे हैं। जी, क्या ट्रीटमेंट है? सो ट्रीटमेंट से पहले हमें समझना पड़ेगा कि है क्यों। सो जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पेशेंट हमारे पास में आते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस, मतलब लगभग 90% या 90% पेशेंट्स में साइकोलॉजिकल कॉज मेन कॉज होता है जी। 10% में कुछ पैथोलॉजिकल कॉज, कुछ बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमें देखनी पड़ती हैं। अब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि हमारा जो आजकल का वर्क स्टाइल है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो स्ट्रेस फैक्टर है, वो बहुत डिफरेंट है जो प्रीवियसली था। आज हम सुबह 9 बजे से निकलते हैं और रात में कब आते हैं पता नहीं होता है। आज परफॉर्मेंस, जो वर्क परफॉर्मेंस है वो उसका एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गया है, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है। ये एक मेन फैक्टर है जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड, ये हो गया हमारा सोशल वाला पार्ट है। सेकंड वाला पार्ट आता है कि मेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट होता है कि सेल्फ गिल्ट, कि मैंने क्या किया है। ये वर्ड जब आता है ना, सेल्फ गिल्ट, कि मैंने क्या किया है, ये बेसिक सी जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो हर जगह पढ़ता है बचपन की बुरी आदतें, स्वप्न दोष। हर चौराहे पे एक दुकान लगी हुई है जो इसका इलाज करती है। तो वो अपनी दुकान चला रहे हैं, बट मुझे लगता है ये कोई गलत नहीं है, बट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भर दिया जाता है कि मास्टरबेशन जो है वो एक गलती है, आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, वो गलती हो रही है, वो परेशान करेगा आगे जाके। तो ये बहुत बड़ा सेल्फ गिल्ट होता है कि मैंने मास्टरबेशन किया है तो मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा या सेक्सुअल इंटरकोर्स में या लाइफ में प्रॉब्लम होगा। तो ये बहुत बड़ा होता है। सेकंड चीज होती है कि परफॉर्मेंस एंजाइटी, कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए आ रहा हूँ तो मुझे भी एक एंजाइटी होती है, बट सेक्स जो है वो इतना सोशल टैबू बना दिया है, स्पेशली हमारे इंडियन कल्चर्स में, कि वो एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है। थर्ड थिंग जो स्पेशली हमारे पास में आती है और हम काउंसिल करते हैं, एक्सपेक्टेशंस। बोथ पार्टनर का एक्सपेक्टेशंस क्या है। आजकल का जो मीडिया है या आजकल का जो हमारे पास इंटरनेट पे अवेलेबल मटेरियल्स होते हैं वो हम देखते हैं और उसी फैंटेसी को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं। वो फैंटेसी आप कभी मैच नहीं कर सकते। आप कभी शाहरुख खान नहीं बन सकते, आप कभी अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते। आप नवनीत हो, मैं विपिन शर्मा हूँ। हमें हमारी लाइफ में जीना होता है, बट हम वो बनना चाहते हैं और वो देखना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। तो वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी साइकोलॉजी के लिए। सो दीज आर द फैक्टर्स जिनको हम ट्रीट करते हैं। हम साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेते हैं, कई बार काउंसलर्स की हेल्प लेते हैं, साथ में कुछ सपोर्टिव मेडिकेशन देते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। सो आउट ऑफ 100 90% पेशेंट विद साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और विद मेडिकेशन ठीक हो जाते हैं। 10% पेशेंट जो होते हैं जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे ओबेसिटी एक मेन कॉज है जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस के लिए है। डायबिटीज एक मेन कॉज है जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ये मेन कॉज है। इट्स वेरी सिंपल, हम समझना चाहें तो बहुत आराम से समझ सकते हैं। डायबिटीज़ है, हर ऑर्गन को वीक करती है, हमारे हार्ट को वीक करती है, हमारा MI आता है, हार्ट अटैक आता है, हमारी सोचने समझने की क्षमता को कम करती है। तो सीधी सी बात है कि जो हमारी वेसल्स हैं वहाँ पे जमा हो रहा है, हाई कोलेस्ट्रॉल है वहाँ पे जमा हो रहा है, ब्लड सप्लाई कम हो रहा है। तो सेम है कि मेल ऑर्गन में भी ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा आपको। तो अगर हम अपना शुगर लेवल कंट्रोल में रखेंगे, हमारी ओबेसिटी कंट्रोल में रखेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स भी कम होगा। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो जैसा मेरा था, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, मेडिकेशंस हैं, इंजेक्शंस आते हैं। जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रीटमेंट में वो होता है पेनाइल प्रोस्थेसिस। मतलब कि हम मेल ऑर्गन में प्रोस्थेसिस डाल देते हैं ताकि वो अपनी लाइफ नॉर्मल जी पाए। लेकिन ये सिर्फ 1% पीपल्स को लगता है, सबको जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन लोग नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं पता नहीं। सिंपल सी बात है, आपका हार्ट वीक हो गया, हम स्टेंट डलवाते हैं। किडनी में इन्फेक्शन हो गया, हम स्टेंट डलवाते हैं। हमारे पैर की बोन टूट गई, हम रॉड डलवा लेते हैं। लेकिन हमारे अगर मेल ऑर्गन में प्रॉब्लम हो रही है तो हम रॉड डलवाने नहीं जाएंगे। सोशल टैबू है, एक माना जाता है कि इससे आपकी मर्दानगी झलकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग की बात है। हार्ट कमजोर हो गया तो मर्दानगी नहीं चल सकती क्या? लग सकती है। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो दिस इज इम्पोर्टेंट फैक्टर कि हमें समझना पड़ेगा, इस चीज से ऊपर उठना पड़ेगा। आपने एक वर्ड यूज किया, रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट। ये एग्जैक्टली क्या है और क्या कुछ चीज़ों के चलते आपकी प्रैक्टिस कई बार डिफिकल्ट भी होती है? सो यूरोलॉजी का एक सब डिवीजन है रिकंस्ट्रक्शन यूरोलॉजी। आजकल हम यूरोलॉजी को देखें तो बांटा जाता है कि कैंसर के डॉक्टर्स होते हैं, स्टोन के अलग से सब स्पेशलिटी होती है,
इनकॉन्टिनेंस सर्जरी या फीमेल यूरोलॉजिस्ट अलग होने लगे हैं, ऐसे एक फील्ड है रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी। तो रिकंस्ट्रक्शन में मतलब है कि जो चीज़ खराब है या नहीं है उसको बनाना, रिकंस्ट्रक्शन करना जी। तो जो हमारे पास में पेशेंट्स आते हैं उसमें स्ट्रक्चर यूरेथ्रा, जो एक मेन बल्क ऑफ पेशेंट है रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी का, वो रहता है। स्ट्रक्चर यूरेथ्रा का मतलब है कि आपका जो यूरिनरी पैसेज है, यूरेथ्रल जो पैसेज है वो नैरोइंग हो गया है, मतलब कि वो सिकुड़ गया है। वो बहुत सारे कारणों से हो सकता है, बट अल्टीमेटली कि आप पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होती है कि वो यूरिन करने में प्रॉब्लम होने लगती है, यूरिन में प्रेशर लगाना पड़ता है, यूरिन का फ्लो बहुत कम हो जाता है और कई बार यूरिन रुक भी जाता है। तो इस तरह के सिम्टम डेंजरस होता है। इस तरह के पेशेंट स्ट्रक्चर यूरेथ्रा में आते हैं। डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि हम दिन में कम से कम 5 से 7 बार यूरिन करते हैं, खाना 2 बार खाते हैं, तो यूरिन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खाना खाने से। और वो आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो, अगर ये परेशानी बड़ी होती है तो किडनी पे इफेक्ट करती है, रीनल फेलियर्स पे पेशेंट्स भी आते हैं और रेयर केसेस में आपका लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अदर थिंग आती है जो रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी में आती है, हाइपोस्पीडियास। हाइपोस्पीडियास का मतलब क्या होता है कि जब एक लड़का पैदा होता है तो आउट ऑफ 300 1 और 2 पेशेंट्स या बच्चों में जो हमारा यूरिन का रास्ता होता है वो ऊपर होने की बजाय नीचे होता है, तो उसको बोलते हैं हाइपोस्पीडियास। मतलब रास्ता यहाँ तक तो बना है, यहाँ के ऊपर नहीं बना है, तो उसको रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, बनाया जाता है फिर से, उसको बोलते हैं हाइपोस्पीडियास रिपेयर। इसके अलावा जो सर्जरी आती हैं वो इनकॉन्टिनेंस सर्जरीज आती हैं, जिसमें कि यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा है आइदर बिकॉज ऑफ सब पैथोलॉजी और सब नॉर्मल चीज़ों के कारण, जैसे फीमेल्स में ओल्ड एज में होता है, तो उसमें इनकॉन्टिनेंस सर्जरीज आती हैं। इसके अलावा जेंडर रिएफर्मेशन सर्जरीज भी रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी के डोमेन में आती है। आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रैक्टिस कैसे हैम्पर्ड हो रही है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे धोनी अपनी फील्ड का मास्टर है, विकेट कीपिंग का मास्टर है, एज ए कैप्टन है, टीम लीडर है, बट वो भी बॉलिंग नहीं कर सकते हैं। जब भी आपको किसी यूरिन की प्रॉब्लम आती है, पेशेंट को यूरिन की प्रॉब्लम आती है, तो उन्हें इधर उधर जाने के बजाय यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और उनकी सलाह लेना चाहिए, बजाय कि इधर उधर भटक के इसको दिखा दें पहले जनरल फिजिशियन को। रादर आपके पास डायरेक्टली हैं तो जल्दी और इजीली ट्रीट होंगे। दूसरी चीज होती है स्ट्रक्चर यूरेथ्रा में जो सेल्फ डायलिटेशन का एक कंसेप्ट है, उसकी सलाह सिर्फ यूरोलॉजिस्ट के द्वारा ही लें, क्योंकि सेल्फ डायलिटेशन में मतलब है कि हम पैसेज जो हमारा नैरो है उसको बार बार नली डाल के या सलाई डाल के चौड़ा कर रहे हैं, और ये बहुत कॉमन चीजें हैं। एक अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी, उसमें बोला था कि नो मीन्स नो। अगर यूरेथ्रा आपका स्लाइड डालने से या डायलिटेशन करने से मना कर रहा है तो आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि आप हमें जो उस समय और डैमेज करोगे। आप उसकी इच्छा के बगैर, उसकी परमिशन से बगैर आप अंदर जा रहे हो तो आप और डैमेज करोगे, और अल्टीमेटली जब उनको बड़ी सर्जरी या यूरेथ्रोप्लास्टी लगती है तो फिर उसमें डिफिकल्टीज होती हैं, सक्सेस रेट्स कम होती हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यूरेथ्रोप्लास्टी एक कॉमन सर्जरी है जो यूरोलॉजिस्ट द्वारा की जाती है, बहुत अच्छे से की जाती है विद टेक्निक एंड टाइम। बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव्ड हुई हैं। मेरे जो मेंटर हैं डॉक्टर संजय कुलकर्णी सर, उन्होंने कुलकर्णी यूरेथ्रोप्लास्टी इन्वेंट की है, उस पर BC रॉय अवार्ड फ्रॉम प्रेसिडेंट मिला हुआ है। और ये सर्जरी अभी इतनी आसान हो गई कि जब मैं MCH में करने गया था तब हम यूरेथ्रोप्लास्टी के पेशेंट को 10 से 15 दिन बेड पे रखते थे, नीचे नहीं उतरने देते थे। जब ट्रेन निकल जाता था, चीज़ें निकल जाती थी, तब हम उसको घर भेजते थे। बट आज की तारीख में ऐसा है कि मैंने कल यूरेथ्रोप्लास्टी की है और पेशेंट आज नहीं तो कल घर चला जाएगा, अपने रूटीन ज्वाइन कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें जो एडवांस हुई हैं वो समय के साथ में इम्प्रूव हुई हैं जी। तो ये चीज़ों का एडवांटेज पेशेंट को लेना चाहिए, यूरोलॉजिस्ट की सलाह लेना चाहिए और एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर इस तरह से देखें कि यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो एज के साथ भी कहीं ना कहीं परेशान करती हैं, क्या प्रिकॉशंस लें तो स्वस्थ रह सकते हैं? एज के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो यूरोलॉजी में आती हैं, वो सबसे पहले आती है प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होने लगता है। प्रोस्टेट नॉर्मल ग्लैंड है जो हमारे यूरेथ्रा के आसपास होती है, और वो एज के साथ बढ़ती है, वो यूरिनरी पैसेज को नैरो करती है और यूरिन करने में प्रॉब्लम होने लगती है। दूसरी प्रॉब्लम जो स्पेशली आती है मेल्स में आती है, आपने फीमेल में मेनोपॉज सुना है, मेल्स में भी एंड्रोपॉज होता है। उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगते हैं, उनकी सेक्सुअल डिजायर कम होने लगती है, उनके पूरे इरेक्शन होने लगता है, वो एक प्रॉब्लम कॉमनली फेस करते हैं। फीमेल्स में जब पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाती हैं बिकॉज ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोन डिफिशियंसीज एंड ऑल, तब उनको इनकॉन्टिनेंस, रिकरेंट UTI की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। और बच्चे जो हैं, बच्चे
अगर पानी नहीं पीते हैं तो उनमें भी इन्फेक्शन होने लगता है, ये बड़ा कॉमन है। जब गर्ल्स अपनी मिनारकी अटेंड करती हैं तब हाइजीन के कारण यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। दीज आर ऑल एज रिलेटेड प्रॉब्लम इन द यूरोलॉजी। बिफोर वी गो दिस लास्ट क्वेश्चन, लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो रही है, इसके चलते यूरोलॉजिकल जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में कैसे अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमको खुद प्रयास करते रहना चाहिए? हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस हो रही हैं, मतलब कि हम लगभग 8-10 घंटे बैठ के काम करते हैं जी। अल्कोहल स्मोकिंग का यूज़ काफ़ी बढ़ गया है और अदर ड्रग्स का यूज़ काफ़ी बढ़ गया है। एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं या बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल में इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपको हर चीज़ को बैलेंस करके चलना होगा। लाइफस्टाइल में अगर आप 8 घंटे काम करके बैठे हुए काम कर रहे हैं तो आपको 40-45 मिनट्स का एक जॉगिंग एक्सरसाइज जो और स्किपिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, जो यूरोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अल्कोहल और स्मोकिंग का यूजेस कम करना चाहिए क्योंकि इससे रीनल कैंसर्स और ब्लैडर कैंसर्स के इंसिडेंसेस बढ़ते हैं। साथ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी अल्कोहल और स्मोकिंग से रिलेटेड होता है, ओबेसिटी से रिलेटेड होता है। थर्ड थिंग, अगर आप ओबेस हैं तो आपको स्टोन फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, तो आपको अपना वेट मेंटेन करना होता है। सडन लूज ऑफ वेट और सडन गेन ऑफ वेट ऑल्सो यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। नेक्स्ट थिंग आते हैं कि पानी कितना पिए। बहुत सारा कॉमन सा क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि पानी कितना पीना चाहिए। कोई बोलता है मैं इतना पानी पीता हूँ, कोई बोलता है मैं इतना पानी पीता हूँ। सो किसी भी चीज़ की कमी और अति बहुत ही खराब होती है। सो एक नॉर्मल फिट मेल के लिए जो वाटर इनटेक रिकमेंडेड है वो अराउंड 2.5 to 3 लीटर्स है। फीमेल के लिए 2 to 2.5 लीटर्स पर डे रिकमेंडेड है। मतलब लगभग एक एवरेज रेंज मारे तो 2 से 3 लीटर पानी हमें रोज पीना चाहिए 24 आवर्स में। अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ काम करते हैं जैसे पसीना बहुत आता है या ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पसीना बहुत आता है तो हमें पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कुछ और चीज़ें तो नहीं है। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या किडनी की इस तरह की प्रॉब्लम है जहाँ पानी पीने को कम कहा जाए तो वो डॉक्टर की सलाह से पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, इसके साथ में हमें इम्पॉर्टेंट है कि मैं जो अपने सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि एक फ्रूट जूस जो भी सीजनल अवेलेबल है रोज खाना चाहिए। पहले ही कहा जाता था कि ईट एन एप्पल इन अ डे एंड कीप द डॉक्टर अवे, बट एज ए यूरोलॉजिस्ट मैं बोलता हूँ कि आप एक मौसमी फल जो भी है वो 1 गिलास या 1 रोज खाइए तो उससे यूरोलॉजिकल हेल्थ जो होता है बहुत इंप्रूव्ड होता है। आपको स्टोन्स कम बनते हैं, आपको कैंसर होने की संभावना कम होती है, आपकी किडनी और ब्लैडर और यूरेथ्रा के जो एपिथेलाइजेशन है, जो म्यूकोसा है वो अच्छे रहती है और उसके इन्फेक्शन के रेट्स भी काफ़ी कम हो जाते हैं। तो दीज आर द लाइफस्टाइल चेंजेस जिनसे हम करके हमारी किडनी, ब्लैडर और यूरेथ्रा को हेल्दी रख सकते हैं। ग्रेट सर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर करी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नवनीत, थैंक यू।